आज के क्लास में हम लोग मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि हम किसी क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र कब कहते हैं। तो देखिए, जिस क्षेत्र में जो है वर्षा एक वर्ष में 10 इंच से भी कम होती है और जहाँ की जलवायु जो है काफ़ी शुष्क होती है, उस क्षेत्र को हम लोग डेजर्ट क्षेत्र कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात जहाँ पानी की अत्यधिक कमी हो और वातावरण में जो है जलवाष्प की मात्रा काफ़ी ही कम हो, उस क्षेत्र को हम लोग डेजर्ट क्षेत्र कहते हैं। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मरुस्थल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल और दूसरा जो है ठंडा मरुस्थल होता है। तो जो गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी अधिक है। अधिकतर क्षेत्रों पर गर्म मरुस्थल ही पाए जाते हैं, अधिकतर क्षेत्र में गर्म मरुस्थल है। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो है काफ़ी मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं ये किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। अब कोई भी मरुस्थल जो है पश्चिमी तट पर क्यों पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं और जो मरुस्थल का क्षेत्र है वो पृथ्वी का लगभग 1/7वां भाग घेरा हुआ है। मतलब मरुस्थलीय भाग पृथ्वी पर काफ़ी क्षेत्र को घेरे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, जो मरुभूमि में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं उस वनस्पति के बारे में समझिए। देखिए, जो मरुभूमि में वनस्पति पाई जाती है उन पाए जाने वाली जो वनस्पति हैं उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। मतलब हम मान के चलते हैं कि 3 प्रकार के वहाँ पर पौधे पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है अल्पकालिक पौधे, जिसको हम लोग इफिमेरल कहते हैं। तो जो अल्पकालिक पौधे होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, उसका जीवन काल काफ़ी कम होता है। वो लगभग 6 से 8 सप्ताह का उसका जीवन काल होता है उन पौधों का। और ये पौधे बरसात के मौसम में ही उगते हैं, इसलिए इसको अल्पकालिक पौधे कहते हैं। जैसे कि थार के रेगिस्तान में जो सेवाना घास पाया जाता है, सेवन घास जो पाया जाता है, वो एक अल्पकालिक पौधे है। ठीक है, दूसरा है गुद्देदार मरुस्थलीय पौधे। तो जो गुद्देदार मरुस्थलीय पौधे होते हैं उन पौधों में जो है पानी को संचित करने की एक विशेष क्षमता उसमें होती है और ये गुद्देदार होते हैं। जैसे कि आप एलोवेरा को देख लीजिए, एलोवेरा हो गया, कैक्टस लीजिए, ये सब जो है गुद्देदार हैं। इनमें पानी को एब्जॉर्ब करके रखने का इसमें एक क्षमता होती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के कारण पानी की काफ़ी कमी होती है और वाष्पीकरण कम हो, जिसके कारण ये अपने पत्तियों को जो है वो कांटों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो है आपका वो है झाड़ियाँ, मरुस्थल में पाई जाने वाली झाड़ियाँ। तो जो मरुस्थल में पाई जाने वाली झाड़ियाँ हैं यही मुख्य रूप से
इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहते हैं। ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो इस मरुस्थल क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और इसलिए क्योंकि इन पौधों की जो जड़ें होती है, ये जड़ें काफ़ी गहराई तक पानी की खोज में इनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक चली जाती है। इसलिए ये जो पौधे हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक दिनों तक रहते हैं। जैसे कि आप बबूल का ले लीजिए, कीकड़ का पेड़ ले लीजिए, बेड़ का पेड़ ले लीजिए, ये सब जो है इनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक है उन क्षेत्रों में। अब जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं कि जो मरुस्थलीय पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में अपना जीवन कर बिताते हैं, मतलब एक तरह से उनका मरुस्थलीय क्षेत्र में जो रह रहे हैं उनमें कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है कि यहाँ जो मरुस्थलीय पौधे हैं वो अधिकतर झाड़ियाँ हैं और झाड़ियाँ वाले पौधे ही जो हैं उन्हीं की जड़ें अंदर तक होती है, काफ़ी अंदर तक होती है। दूसरा इसका है कि इनकी जो पत्तियाँ और तने होते हैं वो गुद्देदार होते हैं और वो जल को संचित रखने की क्षमता कर रखते हैं। और आपको बताए ही कि जड़ तंत्र जो है इसका ये काफ़ी गहराई तक फैला हुआ है और बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। उसके बाद जो है ये जो मरुस्थलीय वनस्पतियाँ होती है इसको पानी की कमी रोकने के लिए पत्ती को पानी कम वाष्पोत्सर्जन हो, इसलिए वह पत्तियों को छोटे छोटे कांटों के रूप में चेंज कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। और वहाँ के कुछ पौधे ऐसे भी पाए जाते हैं जिसके तनों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब कि तना में ही क्लोरोफिल पाया जाता है वहाँ के पौधे में। तो ये हुआ आपका मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं। अब मरुस्थलीय जीव जंतु की विशेषताएं पढ़ते हैं। मरुस्थल के क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, जो मरुभूमि में जो जीव जंतु रहते हैं उनका शारीरिक और व्यवहारिक रूप से वो उस क्षेत्र के अनुकूल होते हैं, इसीलिए उस इकोसिस्टम में, मरुस्थलीय इकोसिस्टम में वो जीवित रह सकते हैं। तो कोई भी जीव यदि किसी खास इकोसिस्टम में रह रहा है तो वो उसके अनुकूल है, उसका शारीरिक बनावट उसके अनुकूल है, उसका व्यवहारिक रूप उसके अनुकूल है, इसलिए वो उस क्षेत्र में जीवित रह पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो तेज दौड़ने वाले जीव हैं। दूसरा, ये रात्रिचर स्वभाव के होते हैं, मतलब ये रात में ज़्यादा भ्रमण करते हैं, दिन के समय जो है गर्मी से बचने का काम करते हैं, दिन के समय सूर्य की गर्मी से ये दूर रहते हैं। तीसरा, ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं जल को संरक्षित रखने के लिए। वहाँ के जो जीव जंतु हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के जो जीव जंतु हैं, वो पानी शरीर से कम बाहर निकले, इसलिए वो मूत्र के रूप में जो उत्सर्जन करते हैं उनका मूत्र काफ़ी गाढ़ा होता है। चौथा है कि वहाँ के जंतु और जो पक्षियाँ होती है उनकी टांगें लंबी होती है, और उनकी टांगें इसलिए लंबी होती है जिससे कि वह सतह से, धरातल से जो है ऊंचाई पर चल सके और शरीर जो है उसका शरीर गर्म धरातल से अपना बचाव कर सके, इसलिए उनकी टांगें और जो होती है वो काफ़ी लंबे होते हैं। और वहाँ की जो छिपकलियाँ पाई जाती है वो कीटभक्षी होती है और कई दिनों तक बिना पानी के भी वे जीवित रह सकते हैं उन मरुस्थलीय क्षेत्र में।